पिताजी हम हैं ना। पापा देखिए तो जरा किसका फोन है। मंजरी की आवाज पर संजय ने बगल में बजते फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो बोलते ही पहचानी सी आवाज आई। अंकल प्रणाम, मनोज बोल रहा हूँ। संजय अपने मथुरा वाले घर के किराएदार मनोज की आवाज पहचान गए। कुछ कहते उससे पहले ही मनोज एक सांस में बोलता चला गया। अंकल, मैंने मकान के नीचे के कमरों की साफ सफाई करवा दी है। अब आप जब भी आओ परेशानी नहीं होगी। 2-3 दिन में लॉन की घास भी कट जाएगी। बहुत बड़ी हो गई थी। और हाँ, बरसात में पीछे वाली नाली ब्लॉक हो गई थी, सो पीछे वाले कमरे में पानी अंदर चला गया था। एक बड़ा बक्सा रखा है, उसमें शायद आंटी बिस्तर रजाई रखती थीं। वो बक्सा नीचे से भीगा लगा, शायद पानी गया हो। अब आप लोग आकर देखिएगा। इतने दिनों बाद आप घर आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। कौन, मैं? हकलाते हुए संजय के मुंह से इतना ही निकला। कुछ समझते उससे पहले ही मंजरी ने फोन का रिसीवर उनके हाथ से ले लिया। संजय इत्मीनान से बात करती बहू मंजरी को देखते रहे। वो धीमे शब्दों में फुसफुसाती हुई बोल रही थी, पर कुछ अस्फुट शब्द कानों में पड़ गए। अब तुम मेरे फोन पर करना, वहां का इंतजाम बढ़िया रखना। पापा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संजय को मानो सांप सूंघ गया। उनके घर की साफ सफाई हो रही है, यानी उनका दाना पानी यहां से उठ गया है। 10 महीने पहले वो पत्नी सुनंदा के देहांत के बाद उस सोने घर को किराएदार मनोज के भरोसे छोड़कर अपने बेटे मानव के यहाँ आगरा आ गए, पर रम नहीं पाए। 10 महीने बाद भी पत्नी वियोग से उबरकर एक नई जगह पर स्थापित होना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। पर यहाँ रहना इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो पुराने घर में जाने की बात सोचें, जिसमें सुनंदा की यादों के साथ अकेलेपन की टीस और वीरानी थी। लेकिन उनकी यात्रा का बकायदा इंतजाम करवाया जा रहा है और उन्हें खबर तक नहीं है। ये जानकर वे बेचैन हो उठे थे। मंजरी ने रिसीवर रख दिया तो संजय ने प्रश्नवाचक नजरें उस पर टिका दी, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। संजय सोच में डूब गए कि अब उन्हें पुराने घर में रहना होगा। कैसे रह पाएंगे वो अकेले? कैसा लगेगा बिना पत्नी के उस घर में जीवन यापन करना? यहाँ कम से कम बेटे बहू के होते हुए हर प्रकार की चिंता से तो मुक्त थे, पर उन्होंने इसे अपना घर माना भी कब था। इसीलिए शायद बेटे ने उन्हें घर भेजने का इंतजाम कर दिया है। मुखर्जी साहब का कहा सच हो गया। अगर हम बच्चों से दूरी बनाकर रखें, स्वयं मेहमानों सा आचरण करें और बच्चों से अपेक्षा करें कि वो हमें घर का सदस्य माने, तो ये कैसे संभव है? अपनी पत्नी के जाने के बाद मैं बेटे के पास एक मजबूरी समझकर रहता तो जीना मुश्किल हो जाता, मेरा भी और इन बच्चों का भी। जब रहना ही है तो मन से जुड़कर रहो। मुखर्जी साहब के कहे फलसफे को वो भी सही समय पर जीवन में उतार लेते तो शायद इस उम्र में अकेले रहने का दंश न सहना पड़ता। पर वो तो पत्नी वियोग में ऐसे डूबे कि अपने ही बच्चों का सुख पराया दिखने लगा था। उनका दुख सिर्फ उनका है, इसी को सत्य मानते आए। अपनी पत्नी की मृत्यु के 10 महीने बाद भी बेटे बहू को कुछ सहज पलों को जीते देख वो असहज होते। सुनंदा के जाने का असर सिर्फ उन पर पड़ा है। उनके मन में ये बात घर कर गई थी। पत्नी की मृत्यु के 6 महीने बाद 3 साल के पोते का जन्मदिन आया। बेटे बहू दोनों उम्मीद लगाए बैठे थे कि पापा बर्थडे को लेकर कोई पहल करें, पर वो निर्विकार बने बैठे रहे। शाम तक उनकी ओर से कोई पहल होती न देख बहू ने बाहर डिनर का प्रोग्राम बना लिया। संजय को चलने के लिए कहा गया तो बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार तो हुए, पर वहां मौन साधे रहे। ऐसे माहौल में मंजरी और मानव के चेहरे अपराध बोध से भर गए थे। संजय को याद आया कि लगभग उस दिन के बाद से ही उन्होंने मंजरी के स्वभाव में बदलाव महसूस किया था। अब मंजरी उनको छोटे छोटे काम बताने लगी थी, मसलन दूध ले आना, गमलों में पानी डाल देना, सनी को स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ आने को कहना। मानव उसे टोकता तो कहती, पापा कब तक अपने कमरे में यूं बैठे रहेंगे? कुछ करेंगे तो मन लगेगा। संजय को मंजरी की ये बातें नागवार लगती थीं।
काश वो पहले ही खुद को थोड़ा बदलते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज उन्हें अपने पड़ोसी मुखर्जी साहब के घर देखा वो परिदृश्य भी याद आ रहा था, जहां सुबह सुबह की भागदौड़ बिल्कुल उनके घर जैसी थी। उनके बहू बेटे भी मंजरी और मानव की तरह सुबह की व्यस्तता में डूबे थे। उस दिन अखबार की अदला बदली होने के कारण संजय मुखर्जी साहब के घर गए तो उन्होंने चाय पीने के लिए उनको बिठा लिया। मुखर्जी साहब खुद चाय बनाने लगे। आश्चर्य से ताकते संजय को उन्होंने बताया कि वे सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त बहू के दैनिक कार्यों को बाधित नहीं करते हैं। और तो और उस दिन ऑफिस जाते अपने बेटे से अपने टूटे चश्मे को बनवाने के लिए कहा तो उनके बेटे के जवाब को सुनकर भी संजय को हैरानी हुई थी। पापा, आज तो ऑडिट है, बिल्कुल समय नहीं है, आज नहीं करवा पाऊंगा। अपने बेटे के इनकार पर मुखर्जी साहब बिना शिकन कुछ चिंता में डूबे से बोले, अरे फिर बिजली का बिल कैसे जमा होगा? उसकी तो आज आखिरी तारीख है। आज मैं ही निकलता हूं, जमा करवाऊंगा। इस बात पर उनकी बहू बोली, नाना पापा, आप कहाँ जाएंगे? मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कब बरसात हो जाए। मैं किसी से बात करती हूँ, बिल जमा हो जाएगा। और हाँ, आज मार्केट जाऊंगी, तब आपका चश्मा ठीक करवा लाऊंगी। परिवार के इस आपसी वार्तालाप से संशय की दीवारें खुद ही ढह गई थीं। उस घर का हर सदस्य सहज था, ना कोई शिकायत थी, ना कोई मन आहत। आपसी संवाद कायम था, कहीं कोई मौन शंका दीवारें खड़ी नहीं कर रही थीं। संजय मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि यदि मानव उनके किसी काम को करने से मना करता तो क्या होता। क्या वे मन ही मन आहत होकर मौन धारण कर लेते या फिर अपनी लाचारी पर कुढ़ते। मुखर्जी साहब के व्यवहार से उन्होंने सीख तो ली, पर उस सीख को जीवन में उतार पाने में देर कर दी थी। तभी तो उनको मथुरा वापस भेजने की तैयारी हो रही है। आदत के अनुसार संजय ने आज भी मौन धारण कर लिया था। एक हफ्ते बाद मानव और मंजरी को कुछ तैयारी में व्यस्त देख जान गए थे कि उनकी विदाई का समय आ गया है। बेटे बहू उनको भेजने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझते। ये इसलिए वो मानव से बात करने के लिए उनके कमरे तक पहुंचे, पर बहू की आवाज सुनकर कदम ठिठक गए। पापा की उदासी घर में कैसी बोझिलता भर देती है ना। जवाब में बेटे ने कहा, मम्मी का चले जाना, फिर पापा का मथुरा से आगरा आना, जीवन में अचानक हुए इन परिवर्तनों को पापा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोच रहा हूं मथुरा जाने वाली बात पापा को बता दूं। नाना, कोई जरूरत नहीं है। वैसे लगता है कि उन्हें कुछ अंदेशा है। उस दिन मनोज का फोन उन्होंने ही उठाया था। बेटे बहू की आपसी वार्तालाप को सुन वो बिना कुछ कहे वापस लौट आए। मन में शून्यता लिए वो आने वाली संभावनाओं में डूब गए। दुख का सैलाब मन डुबोने लगा था। देर रात तक वे अपनी दिवंगत पत्नी से बातें करते रहे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पत्नी सुनंदा तस्वीर से निकलकर सम्मुख आ खड़ी हुई हो। संजय सिसकी लेकर बोले, तुम क्यों चली गई? ऐसे तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाना होता तो 10 इंतजाम करके जाती थी। हमेशा के लिए जाते समय मेरा ख्याल नहीं आया। लगा सुनंदा उनके हाथ को सहलाकर बोल रही है, सुनो, तुम मानव के साथ ही रहना। सुन रहे हो ना? संजय पत्नी से कुछ कहना चाहते थे पर आवाज फंस गई। वे बोल रहे थे पर शब्द मुंह से नहीं निकले। क्या हुआ पापा? कोई बुरा सपना देखा क्या? मानव उनको हिलाते हुए कह रहा था, जल्दी तैयार हो जाइए, कहीं चलना है। कहाँ? संजय ने पूछा तो पल भर मौन रहकर मानव बोला, आज मथुरा जा रहे हैं। क्यों? अचानक संजय के स्वर कुछ कातर से होने लगे तो मानव सधे शब्दों में बोला, आपका मन यहाँ नहीं लगता है। जिस हालत में आप यहाँ आए थे उसमें ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं है। मथुरा में आपको शांति मिलेगी। आशंका से घिरे संजय बहू बेटे और पोते के साथ अपने घर मथुरा पहुंचे तो विस्मय हुआ। जिस वीरान घर को वो रोते छोड़कर आए थे उसमें फूलों और आम के पत्तों के बंधनवार लगे हुए थे। पंडित जी को देख वो चौंके। स्वागत करने आए उत्साहित मनोज से पूछा, आज कुछ है क्या? तो मानव ने झट से उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, हाँ पापा, आज आपका जन्मदिन है और ये हमारी तरफ से आपको दिया उपहार है।
अकेलेपन का फीकी मुस्कान के साथ संजय के मुंह से ये शब्द निकलते उससे पहले ही सुनंदा की मुस्कुराती तस्वीर ने अपनी ओर ध्यान खींच लिया। मंजरी उत्साहपूर्वक बोली, पापा, मम्मी जी आपके जन्मदिन पर पूजा रखवाती थीं। आपने एक दिन बताया था कि उनकी इच्छा भागवत पाठ करवाने की थी, पर बीमारी के चलते नहीं करवा पाई। आज आपके जन्मदिन से भागवत पाठ का शुभारंभ होगा। अभी मंदिर के लिए निकलना है। फीकी मुस्कान के साथ संजय बोले, 1 हफ्ते क्या तुम लोग रुकोगे? हाँ पापा, भागवत क्या आप अकेले संभाल पाएंगे? मंदिर में पूजा में रोज ही 3-4 घंटे लगेंगे, रहना तो पड़ेगा। फिर हमारे रहने से आपका मन भी लगा रहेगा। मानव की बात पर संजय कुछ नहीं बोले। पूजा विधि विधान से आरंभ हो गई थी। भागवत कथा के दौरान संजय थक जाते तो मंजरी उनको घर भेजकर खुद रुक जाती। लौटकर आती तो आश्चर्य होता। संजय उनके लिए चाय की व्यवस्था करके रखते। पानी समय से आता था तो वे भरकर रख देते, और तो और सुबह टहलते हुए जाते और दूध सब्जी लिए आते। आखिर ये सब बाद में भी तो देखना है, सोचकर वो घर के काम में हाथ बटाते। पूजा की तैयारी बड़े मन से करते। लेकिन भागवत समाप्त हुई तो संजय भावुक हो गए। आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाए तो मानव उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पापा, आपका अकेलापन हमसे किसी भी तरह से छिपा नहीं है, पर अब आपको खुद को संभालना होगा। वापसी की तैयारी होने लगी थी। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, बुदबुदाते संजय से मानव पूछ रहा था, पापा, अब चलने की तैयारी करें। हाँ बेटा, अब कब तक रुक पाओगे तुम लोग? चलना तो है ही, संजय बोले। तो मंजरी ने कहा, पापा, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में कुछ दिन आगरा से मथुरा आ जाएं। हमारे लिए भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना पापा? जैसा तुम लोग ठीक समझो। खैर, अपना ख्याल रखना। संजय डूबते मन से बोले तो मंजरी और मानव चौंके। मानव ने विस्मय से पूछा, ख्याल रखना मतलब? कहीं आप यहीं रुकने का तो मन नहीं बना रहे हैं? मानव की बात सुनकर मंजरी कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो आप? पापा यहाँ क्यों रहेंगे? फिर हमने वादा किया तो है कि यहाँ 1-2 महीने में आते रहेंगे। तो क्या मैं भी चल रहा हूँ? संजय की आवाज खुशी से कांपी तो मंजरी अपने सिर पर हाथ रखती हुई बोली, पापा, डाउट क्या है इसमें? सब मौन एक दूसरे के मन में हुई गलतफहमी को पढ़ रहे थे। तभी मंजरी संजीदगी से बोली, पापा, जब तक मम्मी आपके साथ थीं, हमें तसल्ली थी कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आप दोनों साथ हैं। लेकिन अब आपके अकेले रहने की बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मम्मी के जाने का दुख सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी है। लेकिन हमें अब आपकी चिंता है। यूं दुखी रहने से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमने मम्मी को तो खो दिया, पर आपको नहीं खोना चाहते हैं। पापा, प्लीज मम्मी की खुशनुमा यादों के सहारे खुश रहने की कोशिश करिए। उन्हें खुशी खुशी याद कर हमारे बीच उनको जिंदा रखिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हम आपको यहाँ छोड़ जाएंगे? मानव अभी उलझन में था। उसके प्रश्न पर संजय कुछ संकोच से बोले, अब क्या कहूँ बेटे, शायद मैं खुद को तुम लोगों के संग जोड़ नहीं पाया। मैं अपने मैं के संग जीता रहा। चलो छोड़ो ये सब, जो हुआ सो हुआ। हम आपके जन्मदिन को खास तरीके से मनाना चाहते थे, जिसके लिए शायद आप राजी न होते, इसलिए आपसे साफ बात नहीं कर पाए। मंजरी के कहते ही संजय पोते के हाथों को स्नेह से थाम कर बोले, चलो चलो, अब निकलना भी है, देर करना ठीक नहीं है। और मंजरी बेटी, खाने के चक्कर में मत पड़ना, सब कुछ बाहर मिलता है, बाहर ही खा लेंगे। कहते हुए संजय चलने की तैयारी में जुट गए। घर से बाहर जाते समय बैठक में लगी पत्नी की तस्वीर को संजय ने निहारा तो मंजरी ने झट से तस्वीर उठा ली। फिर अपने ससुर को थमाते हुए बोली, पापा, मम्मी को साथ लिए चलिए। जब हम सब यहाँ आएंगे तो मम्मी जी को साथ लेते आएंगे। उसकी बात पर जिस तरह से संजय के चेहरे पर सुर्खी आई, उसे देख मंजरी और मानव दोनों हंस पड़े। संजय ने गाड़ी में बैठकर तस्वीर की ओर देखा तो लगा सुनंदा मुस्कुराती हुई कह रही है, आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है।
मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये मेरी ही तो निशानियां हैं। पत्नी की बात संजय के दिल में उतर गई। धीमे से सबकी नजर बचाकर उन्होंने पत्नी की तस्वीर सीने से लगा ली और मुस्कुरा पड़े। मैं के संकीर्ण दायरे की बाहर की विस्तृत दुनिया देख आज वो खुद को हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।